हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है 1000 क्वेश्चन की, उसमें ही लेक्चर ये ऐड हो जाएगा आपके लिए। पहला 9th क्वेश्चन एक लेक्चर है जिसमें मेजरली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है इसमें, और आपका कुछ पार्ट होगा और कुछ है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीपीटी आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ऐसे 9th लेक्चर है और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको दूसरा वीडियो भी तुरंत आपको मिल जाया करे। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, उनकी लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलते पढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन किया जाता है या इलेक्टेड किसके द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन आपको दिया है द पीपल, एंड ऑप्शन बी दिया है द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन सी दिया है द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। तो कह रहे हैं, तो आपको कौन पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन लेता है, द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं अगर, तो उसमें क्या पूछा गया, क्या क्या होता है आपको याद होना चाहिए, मैंने बता चुके हैं। तो पहला क्या होता है? एमपी। एमपी में कौन से होंगे? इलेक्टेड एमपी होंगे, यानी कि पार्लियामेंट के होंगे, ठीक है, यानी बोथ हाउसेस के एमपी होंगे, यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा ही। दूसरा, इलेक्टेड क्या होंगे? एमएलए होंगे, सारे ऑल स्टेट्स के, ठीक है। और दूसरा, तीसरा क्या होता है? एमएलए भी इलेक्टेड होंगे किसके? यानी कि दो यूनियन टेरिटरी अभी तक थी, एक दिल्ली प्लस पुदुचेरी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ के भी एमपी होंगे, एमएलए होते हैं। लेकिन अभी जो इस जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो अभी जम्मू कश्मीर को ऐड नहीं किया गया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो जेएनके भी आ जाएगा। तो अभी अब क्या है, अभी इसका यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, आपको सबको पता है। 2019 में जब जो हमारा आर्टिकल था 370, उसको अबोलिशन किया गया था, उसके बाद से यहाँ पर क्या कर दिया, इसको यूटी बना दिया गया था। यूटी के बाद से तब से क्या है, कोई अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। और तो वहाँ पर क्या है, अभी तो इलेक्शन पर किसने पार्ट लिया? इतने ही लोगों ने, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आगे आने नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा 2027 में, वहाँ पर ये भी पार्ट लेगी, क्योंकि तब तक इलेक्शन हो सकता है वहाँ पर कंडक्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही याद रखना कि ये दो यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, उसमें पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द like the election of president, the election of vice president is indirect, यानी कि सिमिलर जो होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कौन से किसके द्वारा चुना जाता है? एमपी, अभी हमने बताया, और एमएलए ही डायरेक्टली चुनते हैं इनको। एमपी और एमएलए कौन चुनता है इनको? एमपी और एमएलए चुनते हैं। तो ये क्या, एमपी एमएलए का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, लेकिन ये जब ये क्या, ये जब होंगे तो हम लोग इसमें क्या, लोग तो चुनते नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो, पहला आपका सही है। सेकंड कह रहा है, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो एमएलए हैं, ठीक है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों के इलेक्शन में क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ कह रहा है ना। तो ये जो एमएलए हैं वो किस में पार्ट लेते हैं? आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी इनका ऐसा एमएलए का रोल नहीं होता है। तो स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोड दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका 1 ओनली करेक्ट है, ऑप्शन बी है आपका 2 ओनली करेक्ट है, एंड ऑप्शन सी दिया है 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, एंड ऑप्शन डी दिया है नाइदर 1 नॉर 2। तो अभी जब हमने बताया, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगर यहाँ पर लिखा होता है इंडिविजुअली, सिर्फ ये किसके लिए, दोनों एमपी एमएलए किसमें पार्ट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट में, और एमएलए प्रेसिडेंट में पार्ट करते हैं, और एमपी मेजरली, जो एमपी और एमएलए दोनों प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एमएलए जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है। तो कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू एलिजिबल
इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पर्सन है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर कौन एलिजिबल होगा, अगर जो जो राज्यसभा का एमपी बन सकता है, यानी अपर हाउस का एमपी मेंबर इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद दूसरा क्या रीजन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, बोथ ऑप्शन में दिया गया है, बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज एन एक्सेप्टेबल एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन का रीजन भी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें क्या होता है राज्यसभा की, तो एज का क्राइटेरिया क्या होता है आपको पता होगा, एज मस्ट बी कंप्लीटेड 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इसी तरह पीएम की बात करें या एमएलए जो एमपी होते हैं, एमपी ऑफ लोकसभा की बात करते हैं, किसकी, लोकसभा के, तो लोकसभा में कितनी एज चाहिए आपका, वहां पर होनी चाहिए कितनी, चलिए जल्दी बताएं सब लोग, ये 25 ईयर है। ठीक, अगर सिर्फ राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां पर मस्ट भी होने चाहिए 30 साल। अब प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, या वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, या गवर्नर के लिए 35 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया है, इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्नेटरी ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, तो ये भी आपका करेक्ट है, कोई मतलब ऑफिशियल वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं होता है। क्यों, बस ये सिर्फ डिस्चार्ज क्या करते हैं, एज अ वर्क करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वर्क क्या करते हैं, वर्क एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनको सैलरी किसकी मिलती है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। अगर जब वाइस प्रेसिडेंट क्या हो, प्रेसिडेंट जब नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। तो ये दूसरा भी सही है। फिर कह रहे हैं डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एब्सेंस, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो चौथा क्या है, एक्ट एज द प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे इफ प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे या और रिमूव्ड हो जाए और उनकी डेथ हो जाए, डाइज हो जाए। ठीक है, तो ये चारों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी में देखिए किसमें दिए चार ऑप्शन, ऑल द 4 आर करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर डिग्नेटरी सबसे फर्स्ट डिग्नेटरी क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देख लेते हैं हम थोड़ा सा, यहीं पर आ गया सब टर्म। तो पहले नंबर पे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर पे क्या होते हैं, गवर्नर, पांचवें नंबर पे क्या होते हैं आपके, फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये कम से कम 5 तो आपको याद ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी फर्स्ट रैंक में कौन आएगा, प्रेसिडेंट, सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड में प्राइम मिनिस्टर, चौथे में गवर्नर, पांचवें में फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कि जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन रेजोल्यूशन, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है बाय एन कौन सा रेजोल्यूशन अगर पास करे तो। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड ऑप्शन बी है लोकसभा, एंड ऑप्शन सी है कैबिनेट, एंड ऑप्शन डी है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो रेजोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पे लाया जाता है, इनिशिएशन का, वो आता है काउंसिल ऑफ स्टेट, इसी को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, क्या बोलते हैं, राज्यसभा। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, रेजोल्यूशन जब यहाँ पास होगा राज्यसभा में, उस रेजोल्यूशन को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर भेज दिया जाता है लोकसभा, और लोकसभा सिंपल ऐसे इसको पास कर देती है, तो वो आपके क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रिमूव्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हमने कहा अभी ऑप्शन आपको दिया है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी है आपका लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो कौन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, और स्पीकर जो है लोकसभा के वो स्पीकर होते हैं, इलेक्शन उनका होता है, चुनाव। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए आपके, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 52 में आता है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑप्शन किस में आता है, 63 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अपॉइंटमेंट बात करें प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किस में आता है, तो 75 नंबर आर्टिकल में आता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है अमंग द 4 पेयर, तो 4 पेयर दिए गए हैं गिवन बिलो, विच वन कंसिस्ट ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्नेटरीज
हु बिकम वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर होल्डिंग या हेल्ड डिप्लोमेटिक पोस्ट ऑफ एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इसमें से ऑप्शन दिए गए कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें जो वाइस प्रेसिडेंट होने से पहले क्या थे, वो अम्बेसडर थे या हाई कमिश्नर हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका दिया है पहले में है, ऑप्शन ए में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, एंड ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन एंड जी एस पाठक। ठीक है, ऑप्शन बी में है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड बी वी गिरी, एंड ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड के आर नारायणन, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका बी डी जत्ती एंड के आर नारायणन। तो आपको पता होना चाहिए दोनों ये कौन से अम्बेसडर थे, और पहले वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले दोनों अम्बेसडर कौन से थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एंड बी वी गिरी। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ये बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर एस राधाकृष्णन जी की बात करें तो ये कहाँ के वाइस वो थे आपके अम्बेसडर, तो यूएसएसआर, जो पहले यूनाइटेड सोवियत संघ जो रिपब्लिक होता था जिसको आज रसिया बोलते हैं, तो वहां के कौन थे ये आपके, वहां के अम्बेसडर हुआ करते थे कौन, आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन। ठीक है, और अगर बीबी गिरी की बात करें, इसी को रसिया बोल रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, रसिया के प्राइम प्रेसिडेंट कौन है आपको याद होना चाहिए, अभी युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन, मिस्टर पुतिन, क्या नाम है, पुतिन। और बीबी गिरी कहाँ के आपके थे वो, चलिए बताएं आप, तो ये थे आपके श्रीलंका के, कहाँ के थे, ये थे आपके श्रीलंका के। चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग, अगर आपको अभी ये थोड़ा सा टर्म आगे देखिए, हाई कमिश्नर और अम्बेसडर में डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो जो अम्बेसडर होता है, तो जो अम्बेसडर होगा किसी भी स्टेट किसी भी कंट्री में डिप्लोमेट होगा, जो हमारा राजदूत होगा, उसे बोलेंगे डिप्लोमेट, मतलब डिप्लोमेट भी बोलते हैं और उसी को बोलते हैं अम्बेसडर। ठीक है, और हाई कमिश्नर उसको बोलते हैं जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, या आप कह सकते हो जो भी कंट्रीज हैं कौन सी, जो अंग्रेजों के गुलाम रही हैं। ठीक है, जिनके यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रूल रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, जब हमारा इंडिया ऐसे छोटे छोटे देशों को जब इंडिपेंडेंस दी, तो उन सब ने क्या किया कि हमने मिल के एक संघ बनाया जिसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता है। तो वो हम लोगों को मानते रहे हैं कि वो अब हमारे ही पार्ट हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं, तो उतनी ही कंट्री में क्या बोले जाते हैं, जहाँ डिप्लोमेट्स को क्या बोला जाता है, वहां पर बोला जाता है हाई कमिश्नर, क्या बोलते हैं। आपने तो कभी सुना होगा, जब भी अगर इंडिया किसी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का, पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर से रिपोर्ट, मतलब कुछ भी अगर डिप्लोमेट से बोलती हैं, तो हमेशा कब कहा जाता है कि भारत के हाई कमीशन ने, मतलब भारत के या विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के हाई कमीशन से ऐसी रिपोर्ट भी दर्ज की या विरोध दर्ज किया। तो हाई कमीशन जैसे इंडिया का जो होगा, इंडिया का डिप्लोमेट अगर ब्रिटेन में है तो वो भी क्या कहलाएगा, हाई कमिश्नर। या इंडिया का डिप्लोमेट कहाँ पर, पाकिस्तान में होगा, अफगानिस्तान में होगा। ठीक है, सभी अंग्रेजों के क्या थे, अधीन यानी गुलाम कंट्री रही, या मालदीव, तो वहां पे जो हम लोग क्या करते हैं, उनके जगह पे क्या बोला जाता है, आपको हाई कमिश्नर बोला जाता है। और डिफरेंस कोई नहीं है, बस नाम एज ए सिंपल बना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हाई कमिश्नर इसलिए वो है क्योंकि जैसे इंग्लैंड के सब अधीन हुआ करते थे, तो इंग्लिश हुआ करते थे, अंग्रेज होते थे या ब्रिटिशर्स जो होते थे उस समय, तो वो लोग डिप्लोमेट टाइप के अपने इंडिया में अपॉइंट किए, श्रीलंका में अपॉइंट किए, बांग्लादेश में तो था ही नहीं, पहले इंडिया ही का ये पार्ट हुआ करता था। तो जो छोड़ म्यांमार में हुए, तो वहाँ के जो कंट्री के वो लोग क्या करते थे, हाई कमिश्नर वहाँ इंग्लैंड से बात करने के लिए अगर बात करते थे, तो वो टर्मिनोलॉजी और वो जो अपीयरेंस है आज भी हम लोग दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं हाई कमिश्नर। ठीक है, तो पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं, बस नाम में डिफरेंस है क्या, कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री होंगी मानते हैं कि वो हाई ऑफिसर था पहले जब ब्रिटिश के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे क्राउन का रूल तो इंग्लैंड में था, तो वहाँ हाई कमिश्नर बोला जाता था। इसलिए वो अब भी वही चलन चल रहा है कि हम लोग जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं तो वो लोग बोलते हैं हाई कमिश्नर। ठीक है, पाकिस्तान में इंडिया है तो इंडिया वाले बोलेंगे पाकिस्तान में जो उनका डिप्लोमेट होगा, इस तरह से। ठीक है, तो डिफरेंस कोई नहीं है, पोस्ट बस नाम में डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस किसने होल्ड किया है। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। ठीक है, आपको पता होगा अगर नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं, ठीक है,
आपको इनके बारे में अगर एक ही पता है कि एक ही किसी इनके बारे में ही ऑप्शन 3 के पता है कि ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे ऑप्शन आपके खत्म हो जाए, डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं पता हो तब भी आपको अगर एक ये ऑप्शन पता होगा तो आप आंसर टिक करके आएंगे, तुरंत करेक्ट होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, इसमें 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या, नीलम संजीवा रेड्डी, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो नीलम संजीवा रेड्डी जी क्या थे आपके, डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने थे, ना कि वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से उसमें प्रेसिडेंट तो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ऑप्शन से आपको पता चल गया, एम मोहम्मद, हिदायतुल्लाह एंड शंकर दयाल शर्मा। अब नीलम संजीवा रेड्डी जी की खास बात याद रखिएगा कि ये क्या थे, अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। तो ओनली ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज इलेक्ट हुए हैं, वो कौन से थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी। ठीक है, अनअपोज्ड, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पूछा गया, कौन से स्टेटमेंट कह रहे हैं करेक्ट है। ऑप्शन ए में दिया है, प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नॉमिनल हेड एकदम गलत। नॉमिनल हेड किसको बोला जाता है, नॉमिनल हेड ऑफ, बताइए जल्दी से। नॉमिनल हेड, टाइटल हेड ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, आपको प्रेसिडेंट को बोला जाता है। तो ये किसका टर्म लिए होगा, प्रेसिडेंट के। ऑप्शन बी में दिया है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो बिल्कुल गलत, जरूर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां पर क्या, उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये तो गलत होएगा। थर्ड में क्या दिया है, ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर। ठीक है, एंड ऑप्शन ये भी सही बात है। वो क्या है, प्रेसिडेंट ही उसके मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है सिर्फ। कौन, जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकेंगे, और एडवाइस के थ्रू बिहाफ पर क्या होंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो उनके मिनिस्टर को डिसमिस किया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कौन सा, ये ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए दिया कि इलेक्टेड होते हैं, कि सिलेक्टेड होते हैं ऑप्शन बी में, एंड ऑप्शन सी में क्या है कि नॉमिनेटेड होते हैं, ऑप्शन डी में क्या अपॉइंटेड, और ऑप्शन ई में क्या है नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा कभी भी याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इलेक्टेड क्या होते हैं, इलेक्टेड तो एमपी होते हैं केवल, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आते हैं, ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होगी वो क्या होती है, अपॉइंटेड होते हैं। किसके, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल कौन सा होता है आपका, 75 क्लास 1, इसी के थ्रू क्या है वो अपॉइंट भी करते हैं यहाँ 75 के अंडर, और रिमूव भी इसी की तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि आप लोग सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्टेड है, तो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड क्या बनते हैं, वो एमपी बनते हैं, और फिर अपॉइंटेड एमपी क्या होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें दिया गया है कौन सा ट्रू नहीं है, गलत दिया गया है। ठीक है, नॉट ट्रू, तो नॉट वाला है, तो इसलिए हम जरूर हमेशा बताते हैं आपको, याद रखिएगा कि नॉट का मतलब ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में कभी कभी रस में हम लोग नॉट जनरली मिस कर जाते हैं, तो ये जरूर हाईलाइट करिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम द लीगल एक्शन ऑफ द ऑफिशियल एक्ट। यानी कि जो ऑफिशियल वर्क करेंगे क्यों, तो वो क्या है, वो लीगल एक्ट इम्यून रहते हैं, अपने सुरक्षित रहते हैं जो भी उन्होंने लीगल एक्शन से, यानी कि कोई भी कानूनी कार्रवाई से। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है, नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। यानी कोर्ट किसी गवर्नर या प्रेसिडेंट को कोई आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, एंड ऑप्शन सी दिया है, अ 2 months notice in writing must be delivered to the governor for bringing the civil proceeding in respect of their personal act। तो ये भी सही है आपका स्टेटमेंट। एंड ऑप्शन डी में दिया है, कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो ये आपका गलत है, एम्पावर नहीं होते हैं कोर्ट। तो देख लीजिए, लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, एंड गवर्नर कैसे काम करते हैं आपको याद होना चाहिए, किसकी, एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है,
तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे काम करते हैं, तो इसलिए उन पे क्या लीगल एक्शन कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद कुछ नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे सब करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट जो मंत्री होंगे वो सारे डिसीजन लेंगे और उनके नाम पे नहीं, प्रेसिडेंट के नाम पे, तो उनके नाम पे मजबूरी है, उसे कोर्ट में नियम है कि वो इनके अकॉर्डिंग ही नाम लेंगे और ये उनको सहमति देंगे, तो इसलिए क्या है, इसलिए इन पे लीगल एक्शन कोई नहीं करता। ठीक है, और दूसरा कह रहा है सिविल मैटर्स जब होते हैं, दो तरह के जैसे मैटर होंगे, एक सिविल होता है एक क्रिमिनल होता है। ठीक है, तो क्रिमिनल मैटर में प्रोसीडिंग जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक क्या हो, जब तक आपका वो पोस्ट पर बने रहेंगे, उसके बाद ही यानी चाहे प्रेसिडेंट हो आपके चाहे वो गवर्नर हो, और क्रिमिनल मैटर में उसके बाद ही प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है जब वो पोस्ट से हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिविल मैटर में प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमको उनको 2 मंथ का नोटिस देना, पीरियड देना पड़ेगा, वो क्या है तो उनको। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसमें नॉट पूछा था, नॉट करेक्ट, तो कौन सा नहीं करेक्ट है, तो वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द पीएमओज यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यानी पीएमओ के बारे में पूछा गया है, तो कह रहे हैं कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 दिया है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977, तो कह रहे हैं 1977 में पीएमओ ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आया, एग्जिस्टेंस में आया, तो कह रहे हैं ये एकदम स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट दिया है, इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, तो ये आपका गलत है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता, यहाँ पर होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्या होता है आपका, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो सेकेंड स्टेटमेंट आप कराओगे तो ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक पता चल जाए कौन सा, ओनली वन इज द करेक्ट, तो कहां पर पहुंचे आपके, कौन सा स्टेटमेंट, ऑप्शन आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन सी में दिया है ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, अगर इस समय बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है आपके, तो पीके मिश्रा, कौन है, पीके मिश्रा जी हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा, पीएमओ ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोलते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैबिनेट मीन्स यानी कैबिनेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए दिया ऑल मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन बी में दिया है मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, एंड ऑप्शन सी है कैबिनेट मिनिस्टर एंड दियर सेक्रेटरीज, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, मिनिस्टर्स विथ कैबिनेट रैंक, जो मिनिस्टर होंगे लेकिन वो कैबिनेट रैंक के होंगे उसे बोलेंगे, उसका मतलब होता है कैबिनेट। ठीक है, तो अगर आपको याद होना चाहिए काउंसिल ऑफ एक मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होंगे, तो इसमें ऑल काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, यानी सारे मंत्री हो सकते हैं आपके, ऑल टाइप ऑफ मिनिस्टर। बात करें से मिनिस्टर मतलब क्या, पहले जैसे होते हैं आपके ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, ठीक है, कैबिनेट हो गए मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद स्टेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर में भी होते हैं आपके, एक इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं और एक नॉट इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, यानी किसी के अंडर काम करेंगे और किसी के अपना खुद का उनको इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो सकते हैं और नॉट इंडिपेंडेंट यानी। दूसरा हो गया, तीसरे की बात करें तो यानी डिप्यूटी कैबिनेट, जो डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, तो ये किसी के अंडर मतलब काम करते हैं, तो इस तरह के सारे जो मिनिस्टर्स आएंगे ये सब क्या होंगे, इनको मिला जुला के प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो ये सब क्या आएंगे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर में क्या होते हैं, कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड किसके होते हैं, ऑप्शन आपका दिया है स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन बी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन सी दिया है बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका नन ऑफ द अबव। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके हेड होते हैं, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। इसी तरह से अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ, यानी कि आर्टिकल 78 में ड्यूटीज दी गई किसकी, ऑप्शन आपका ए दिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड ऑप्शन बी दिया है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड ऑप्शन सी दिया है सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो जो आर्टिकल 78 है उसमें किसका और का जो दिया ड्यूटीज दी गई हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। इस ड्यूटी का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे पीएम होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू इन्फॉर्म करना होता है द प्रोसीडिंग, टू इन्फॉर्म
प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को जो भी कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि प्रोसीडिंग हो रही है या कोई एक्ट लाया जा रहा है या कोई बिल लाया जा रहा है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पीएम की। ठीक है, तो इसीलिए ड्यूटी बोला गया है। आगे अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, पता होना चाहिए, बताइए फटाफट कमेंट पे। वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। सीएजी किस आर्टिकल में आता है, जल्दी जल्दी बताएं आप फटाफट। 148 में आता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। क्या बोलते हैं सीएजी को, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु एक्सरसाइज द एक्चुअल और एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर कौन एक्सरसाइज करता है। ऑप्शन ए दिया है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी में है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी में है प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी में है आपका ब्यूरोक्रेसी। तो एक्चुअल पावर ऑफ जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन इस एक्सरसाइज करता है, तो वो आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है और उनको रिमूवल है, डिस्क्वालीफाई करना, किस आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके ए में दिया है आर्टिकल 70, एंड ऑप्शन बी में दिया है आर्टिकल 72, एंड ऑप्शन सी में दिया आर्टिकल 74, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 के अंडर ही क्या करता है, प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं, और इसी के अंडर, इसी आर्टिकल के अंदर रिमूवल भी होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, आर्टिकल 75। अगर आप बात कर लें, हम लोग आर्टिकल 70 की बात करें तो उसमें क्या दिया है, आर्टिकल 70 में दिया है आपका डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। क्या दिया है आपका आर्टिकल 70 में, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन दियर कंटिजेंसी, यानी कि जो प्रेसिडेंट का फंक्शन है इमरजेंसी में, वो फंक्शन किसके अंडर आते हैं, किस आर्टिकल के, आर्टिकल 70 के अंदर आते हैं। अगर आर्टिकल 72 की पावर आते हैं तो इसमें क्या दिया गया, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर दी गई। क्या दी गई है, जो क्षमादान की शक्ति है, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में दी है आपकी, तो वो आपकी आर्टिकल 72 में। जैसे मर्सी पिटीशन वगैरह जो होती हैं, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, पार्डनिंग पावर कौन कौन सी होती है आपकी प्रेसिडेंट की, याद होना चाहिए आपको फटाफट। रेमिट यानी रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव, याद है कि नहीं, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव, पार्डन, और एक लास्ट क्या बचा आपका, कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन में चेंज होता है, पार्डन कम्प्लीटली फ्री, रिप्रीव मतलब क्या, एक सजा जो हो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ रोक दिया जाए, रिस्पाइट मतलब कंडीशन पे रिस्पेक्ट किया जाए, अगर उसको इल है या वुमेन है, प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा, उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देंगे। और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा तो क्या करेंगे, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। रिमिशन मतलब कुछ टाइम पीरियड क्या होगा, उसको कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाए, उसे बोलेंगे रिमिशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। हाँ, आर्टिकल 74 में क्या दिया गया कि एड एंड एडवाइस के लिए क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। प्रेसिडेंट के लिए क्या होगा, एड एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट के लिए क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए इसमें, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द कलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिजनेस, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं जिससे बिजनेस क्या हो, स्मूथली रन हो सके, यानी गवर्नमेंट का जो वर्क है उसको सही से हुआ, कंटिन्यूसली चलता रहे और सही से चलता रहे। ठीक है, आप सिंपल भाषा में ये समझिए। फिर दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कह रहे हैं जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे वो किसके नाम पे ले जा रहे हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ले जा रहे हैं। तो ये आपका गलत है, किसके नाम पे लेते हैं आपके, ये प्रेसिडेंट के नाम पर लेते हैं। किस आर्टिकल में लेते हैं आपको याद होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 53 में। तो ऑप्शन क्या होगा, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द ओनली, ऑप्शन ए में दिया ओनली 1 इज करेक्ट, एंड ऑप्शन बी में ओनली 2, एंड ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी में दिया 1 2 एंड नाइदर 1 nor 2। तो कौन सा सही है आपका, ओनली 1। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जर्नली, यानी कि जो साधारणतः या आमतौर पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन में क्या होते हैं वो दिया, ऑप्शन में दिया है नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
एंड ऑप्शन बी में दिया मेंबर ऑफ लोकसभा, एंड ऑप्शन सी में दिया मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड ऑप्शन डी में दिया मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज। तो जनरली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा के होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा। इसी को क्या बोलते हैं, लोकसभा को पीपल्स हाउस बोला जाता है। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस, या इसी दूसरा नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। इसी में लोकसभा को क्या बोले जाते हैं आपको, लोअर हाउस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। कह रहे हैं इफ द प्रेसिडेंट इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू अपर हाउस, यदि प्राइम मिनिस्टर जो है अपर हाउस मतलब राज्यसभा से बिलोंग होंगे, तो ऑप्शन आपका दिया है ही विल नॉट अवेल टू वोट ऑप्शन ए में दिया है ही विल नॉट अवेल टू वोट इन हिज फेवर इन एन इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस यानी राज्यसभा से होंगे, तो वो कह रहे हैं ऑप्शन में ही विल नॉट अवेल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ऑप्शन बी में ही विल नॉट अवेल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, एंड ऑप्शन सी दिया है ही कैन मेक statements only in the upper house, and option D दिया he will have to become a member of the lower house within 6 months after being sworn in as the prime minister of India। अगर वो कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है अपर हाउस से होंगे तो क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकते होंगे, तो वो ऑप्शन आपका कौन सा है, आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी ही विल नॉट अवेल टू वोट इन हिज फेवर इन द ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो कहाँ पर आता है, हमेशा वो हमेशा किस में आएगा, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आपका हमेशा लोकसभा में आता है। किस में आता है, लोकसभा में। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर जो पीएम है वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं होगा, तो लोकसभा में वोट नहीं कर सकता होगा, वो किस में कर सकेगा, जो मेंबर जिस हाउस का मेंबर होगा उसी को ही वोट कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, जल्दी जल्दी बताएं थोड़ा सा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर याद होना चाहिए आपको, फार्मर वो डिप्लोमेट रहे हैं, एस जयशंकर जी। क्या नाम है उनका, एस जयशंकर। ठीक है, अब ये किस हाउस के मेंबर है, ये अपर हाउस के मेंबर हैं। तो अगर कोई भी काम, अगर कोई भी वोटिंग या कोई भी प्रोसीडिंग लोकसभा में होगी तो ये वोट नहीं कर सकेंगे, ये कहाँ वोट कर पाएंगे, ये सिर्फ वोट कर पाएंगे कहाँ पर, राज्यसभा में। ठीक है, ये अपर हाउस में। इसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर भी क्या होंगे, अपर हाउस के होंगे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलवेज मस्ट भी कहाँ पर आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आता है, आपका लोकसभा में आता है। अगर लोकसभा में लो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो प्राइम मिनिस्टर अगर अपर हाउस के होंगे तो लोकसभा में वोट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो क्या होगा, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, ये चीजें याद रखिएगा क्यों। ठीक है, अगर उनके पास फुल मेजोरिटी होगी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह वो क्या लेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, गवर्नमेंट लेके आएगी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमेशा कौन लेके आता है, जनरली अपोजिशन लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CSIR। क्या बोलते हैं, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रेसिडेंट कौन होते हैं। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ऑप्शन बी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी दिया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो CSIR जो है उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा गया हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी, जो नेशनल डिफेंस कमेटी होगी उसके हेड कौन होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है होम मिनिस्टर ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी में है प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी में है आपका वाइस प्रेसिडेंट। तो जो भी नेशनल डिफेंस कमेटी होगी उसके हेड कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि ये याद रखिए जिस भी कमेटी में क्या होंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर उसके पार्ट होंगे तो हमें सब मेंबर प्रेसिडेंट कौन होंगे, वो PM ही होंगे, याद रखिएगा। जैसे अब जोनल काउंसिल होती है, आपने सुना होगा, जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, आपके होम मिनिस्टर होते हैं। अगर इंटर स्टेट काउंसिल सुना होगा,
इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर आती है? 263। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कौन इसके हेड होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आपको जो इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? तो वो आपका प्रेसिडेंट करता है। जोनल काउंसिल के हेड कौन जो होते हैं? वो आपके जोनल काउंसिल में आपके कौन होते हैं? जल्दी बताएं, होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट के समय में, ऑप्शन आपको दिया है, नीड नॉट बी नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑन houses of the parliament but must become a member of the house, member of one of the house within 6 month। यानी कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो किसी एक हाउस के मेंबर हो, लेकिन मस्ट बिकम मेंबर हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ में, वो किसी भी हाउस का एक मेंबर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में दिया है, नीड नॉट बी नेसेसरली अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। ये कह रहे हैं कि विद इन 6 महीने में लोकसभा का मेंबर हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी बी दिया है। ऑप्शन सी देखते हैं, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द मेंबर, यानी कि जो अपॉइंटमेंट हो तो उस समय कोई ना किसी हाउस का मेंबर होना ही चाहिए। ऑप्शन डी में दिया है, मस्ट बी मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका वही करेक्ट है, बाकी क्या है आपका रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है यहाँ पर, लेकिन लोकसभा लिखा हुआ है इसलिए गलत है। तो यानी लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएम होने के लिए कितनी मिनिमम एज रिक्वायर होती है? आपको पता होना चाहिए। एमपी होने की कितनी मिनिमम एज है आपकी? 25 ईयर क्या वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एमएलए भी के लिए क्या होना चाहिए? 25 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब जब जो एमपी होगा वही क्या बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए में है 21 ईयर, एंड ऑप्शन बी में है आपका 25 ईयर, एंड ऑप्शन सी में है 30 ईयर, एंड ऑप्शन डी में है आपका 35 ईयर। तो कौन सी एज होगी? मिनिमम 25 ईयर चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी होगी? 25 साल कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल होगा। 30 साल जो एज किसके लिए होती है? एमपी बनने के लिए। कहाँ पर? एमपी इन राज्यसभा। क्या? हाँ, राज्यसभा में अगर एमपी बनना है उसको, तो उसको मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। अगर 35 की बात करें, अगर उसको प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर बनना होगा, तो इसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको? 35 साल। ठीक है, मिनिमम एज 35 साल। अगर इलेक्शन जो प्रधान बनना है आपको, तो क्या होना चाहिए? यानी पंचायत इलेक्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। कितना होना चाहिए पंचायत के लिए? 21। अभी इन सबको इलेक्ट करना है तो कितनी चाहिए? 18 साल। ये इलेक्टोरल के लिए, इलेक्शन करने के लिए ले जाए। ठीक है, तो 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका ऑफिस के बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन ए में दिया, वाज क्रिएटेड अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अब ओरिजिनल संविधान में था? तो नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ऑप्शन बी में दिया, इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, एंड ऑप्शन सी में दिया, वाज क्रिएटेड बाय द 44th अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका, वाज क्रिएटेड बाय 85th अमेंडमेंट। तो क्या है? ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ थी जो कि बाद में क्रिएट की गई थी, कोई संविधान में ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन आपका क्या है? आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है, ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली अमंग दोज हु आर मेंबर ऑफ द आइदर हाउस। यानी कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर केवल फ्री होता है चुनने के लिए जो मेंबर क्या हो, जो भी मेंबर होंगे किसी हाउस के मेंबर हो। तो ये आपका गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी दिया, ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज रिगार्ड। यानी जो अगर वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट उनके रिगार्डिंग में कोई सलाह दे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ भी मतलब उनके सलाह पर काम करेंगे। प्रेसिडेंट खुद भी प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर काम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है, ही हैज फुल डिस्क्रिप्शन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू बी सर्व एज अ मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। तो ये आपका उसका आंसर होगा करेक्ट, यानी कि वो फ्री है, किसी को भी चूज कर सकता है, या वो एमपी एमएलए एमपी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या फुल
फ्री है कि 6 महीने तक तो वो किसी को भी बना सकता है, लेकिन जब भी जो बनेगा वो 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए, उसको मेंबरशिप लेनी होगी, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ही हैज फुल डिस्क्रिप्शन इन द चॉइस ऑफ पर्सन्स हु आर टू सर्व एज द मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अ सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउसेस कैन रिमोन इन द ऑफिस फॉर, यानी अगर सेंट्रल मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं है तो वो ऑफिस में कितने सालों तक या कितने टाइम पीरियड पर रह सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 1 ईयर, ऑप्शन बी में है 6 मंथ, एंड ऑप्शन सी में दिया है 3 मंथ, एंड ऑप्शन डी में दिया है 1 मंथ। तो यानी वो कितने मंथ दिनों तक रह सकता है, वो आपका 6 मंथों तक रख सकता है। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर भी अगर वो क्या है, मेंबर हाउस का नहीं है, तो वो क्या करेगा, 6 महीने तक बिना मेंबरशिप के बना रहेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी होगी। ठीक है, तो इसी तरह सिंपल कोई भी मिनिस्टर होगा वो 6 महीनों तक मेंबर रह सकता है, एमपी रह सकता है। सिमिलर चीफ मिनिस्टर के साथ भी यही होता है। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है। तो ऑप्शन आपका दिया है ए में पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑप्शन बी में है आपका प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी में दिया है राज्यसभा, एंड ऑप्शन डी में दिया है क्या, लोकसभा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है, वो लोकसभा के लिए होती है। ठीक है, अगर यहीं पर लिखा होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह क्या लिखा हो, मिनिस्टर्स लिखे होंगे, क्या हो, मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट भी उनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे तो किसके प्रति होंगे, वो आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्रति होंगे। अगर कलेक्टिवली, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। इंडिविजुअली मतलब होंगे रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति, और कलेक्टिवली किसके प्रति, आपका लोकसभा। ये लोकसभा यानी लोअर हाउस, लोअर हाउस यानी पीपल्स हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is not true regarding the Parliament of India, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के संबंध में क्या सही नहीं दिया है, ऑप्शंस दिए गए। तो ऑप्शन ए में दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू प्रोवाइड फॉर अ कैबिनेट, एंड ऑप्शन सी दिया है द मेंबर ऑफ द कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस, एंड ऑप्शन डी दिया है द कैबिनेट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन द पॉपुलर चेंबर ऑफ हाउस। तो आपका गलत पूछा गया है, नॉट ट्रू। हमेशा हम कहते हैं मार्क कर लीजिए, एक बार एटलीस्ट एक बार मार्क पिन कर लीजिए, तो थोड़ा सा आप जब भी देखेंगे दोबारा उसको याद रहेगा कि नॉट ट्रू पूछा गया है। तो जब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका, दूसरा भी सही है, और तीसरा आपका क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें रॉन्ग पूछा गया है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, रिस्पॉन्सिबल पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपके दे टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा की बात हो रही है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। सेकंड में क्या दिया, अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, यानी संविधान में ऐसा दिया गया है, तो ये भी आपका सही है। एंड ऑप्शन 3 में दिया एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि इसी आर्टिकल 75 के अंदर ही क्या होता है, रिमूवल भी होता है और अपॉइंटमेंट भी होता है। ठीक है, तो जो 74 है वो किसके लिए है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से राइट होंगे, 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में दिया 1, 2 ओनली करेक्ट है, ऑप्शन बी में दिया 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 3 ओनली करेक्ट। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चल, सो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और उसमें कमेंट भी करें, सजेशंस भी प्रिंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे, इसके कंटिन्यू सीरीज करते रहेंगे। अभी अब तक कम से कम 2-4 दिन में ये सारे हमने 15-20 क्वेश्चन लेक्चर के आसपास होंगे जो पूरे कवर कर लेगा सारा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपनी स्टडी को तेजी से करिए, और स्कोर जो है आपका कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करिए, स्कोर टाइप करें, हमें कमेंट बॉक्स पे कितना आपने किया, कैसा क्या प्रोसीजर चल रहा है, कि स्कोर टाइप जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप चीज़ें कवर करते जाएं, हर चीज़ रोज का रोज, क्योंकि हम सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए लेने चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, और बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपका। आज 1 तारीख हो गई, अब 14 दिन 12 दिन बचे हैं आपके। ठीक है, 15-16 को तो एग्जाम ही। सो थैंक यू फॉर टुडे।